नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि संभल में मस्जिद के सर्वे करने गई टीम के जाते ही ऐसा क्या हुआ जो कुछ ही देर में वहां 3000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। 4 की मौत के मामले में बड़ी खबर यह है कि पुलिस कमिश्नर का यह दावा है कि देसी तमंचे की गोली से मौत हुई है। आपको बता दें, पुलिस के पास 9mm की पिस्टल थी, जबकि मरने वालों को 315 बोर की गोली लगी है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। ये पुलिस कमिश्नर का सीधे सीधे उन आरोपों से इनकार है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि पुलिस के हथियार से, पुलिस के पिस्टल से गोली लगी है। उनका कहना है कि 9mm पिस्टल से पुलिस इस्तेमाल करती है, जबकि वहां पर 315 बोर की गोली से ये मौतें हुई हैं। सवाल है कि 3000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और ज्यादातर भीड़ के हाथों में पुलिस पर पथराव करने के लिए पत्थर थे। कई नकाबपोश पहने लोगों के हाथों में 2 धार वाली चाकू थी। कई लोगों के हाथों में अवैध तमंचे मौजूद थे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं। सवाल है कि हिंसा भड़काने के लिए ये नकाबपोश भीड़ भेजी किसने थी, और संभल को सुलगाने के पीछे वो कौन लोग हैं जो अपने फायदे के लिए संभल के लोगों को भड़का रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि ओवैसी जैसे नेता हिंसा में 4 लोगों की मौत को मर्डर बता रहे हैं, पुलिस की गोली लगने की मौत कह रहे हैं। लेकिन आज डीएम और कमिश्नर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से बता दिया है कि मौत पुलिस की गोली लगने से नहीं हुई, जबकि 315 बोर की गोली लगने से हुई है। पुलिस 9mm पिस्टल का इस्तेमाल करती है, जबकि ये देसी तमंचे जो है 315 बोर की गोली लगने से इन लोगों की मौत हुई है। आज हिरासत में लिए गए जामा मस्जिद के सदर और मुस्लिम पक्ष के वकील जफर अली का आरोप है कि दूसरे सर्वे के दौरान मस्जिद से वजू का पानी खाली किया गया। पानी जब बाहर निकला तो लोगों को आशंका हुई कि मस्जिद में खुदाई का काम हो रहा है। इससे भ्रम फैला, हालात बेकाबू हुए। हालांकि पुलिस का, डीएम का ये साफ कहना है कि ये सदर जो जामा मस्जिद का है, ये बार बार अपने बयान को पलट रहा है। कभी इधर की बात करता है, कभी उधर की बात करता है, बल्कि बोलते बोलते एक वक्त पर ये भी बोल गया कि उधर से भी गोली चली थी, यानी ये जो भीड़ इकट्ठा थी उसकी तरफ से भी गोली चली थी। इसने खुद कह दिया। मस्जिद में खुदाई की अफवाह उड़ाई गई, ये दम वो भर रहा है हालांकि, लेकिन सवाल है कि हिंसा भड़काने वालों के पीछे कौन है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब सर्वे का काम चल रहा था तो अचानक इतनी सारी भीड़ पत्थरों से लैस, 2 धारी चाकुओं से लैस 315 बोर पिस्टल लेकर, देसी तमंचा लेकर वहां पर कैसे पहुंच गई इतनी भारी तादाद में। नकाबपोश थे, अपना चेहरा छिपा कर आए थे, यानी इन्हें पता था ये क्या करने वाले हैं। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद भले ही तनावपूर्ण शांति बनी हुई है, लेकिन पूरे मामले पर सियासत अभी भी सुलग रही है। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं। क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? इस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है, उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। कुछ लोग जो है वो दंगों को भी सांप्रदायिक जश्न मना रहे हों, इस बात को भूल करके ये संवेदनशील जख्म है। और दंगे जब होते हैं तो केवल जो है वो इंसान ही लहूलुहान नहीं होता, बल्कि इंसानियत भी लहूलुहान भी होती है, शर्मिंदा भी होती है। लेकिन आज संभल पुलिस ने वीडियो जारी करके बताया, साजिश के तहत नकाबपोश पत्थरबाजों का इस्तेमाल करके माहौल बिगाड़ा गया, जिसके बाद हिंसा भड़की। पुलिस ने ऐसे हथियार भी दिखाए जो हिंसक भीड़ के पास से मिले। साथ ही प्रशासन ये भी दावा कर रहा है कि जिन 4 लोगों की मौत को लेकर विपक्ष मुद्दा बना रहा है, उनकी मौत पुलिस की गोली से नहीं बल्कि किसी और हथियार से हुई। सर, कुछ पता चल सकता है किस तरीके के वेपन रिकवर हुए? क्या देसी एक तो आपको दिखाया था, ये चाकू तो मैंने भी पहली बार देखा, जो दोनों तरफ से चलता है, जो भीड़ में चलाने के लिए ही होता है। और उसके अतिरिक्त कुछ तमंचे भी बरामद हुए हैं। मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनी कुमार ने भी साफ किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद 315 बोर की गोली लगने से 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि पुलिस के पास 9mm वाले हथियार होते हैं। अभी तक 4 डेथ कंफर्म हुई है। 4 का पोस्टमार्टम भी हो चुका है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया देशी बंदूक से जो कारतूस इस्तेमाल होते हैं उससे लगने की बात है। पुलिस ने हिंसा से जुड़े मामले में अब तक 7 FIR दर्ज की। इनमें 6 नामजद और 2500 से ज्यादा अज्ञात। अब तक 25 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है।
जबकि अखिलेश यादव ने संभल हिंसा को उपचुनाव में कथित धांधली से जोड़ दिया। जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हम प्राइमा फेसी नहीं कह पाएंगे, अभी हम केवल एफआईआर की है। अभी जांच चल रही है, सीसीटीवी कैमरे भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से अनायास ही की गई कार्रवाई थी। इसमें किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको नहीं पता, आप में से सब उत्तर प्रदेश के लोग हैं। अगर प्रेस के लोग भी सच दिखा दें तो उन पे भी कार्रवाई हो जाती है। और मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बीजेपी के नेता ने कपड़े उतार करके प्रेस को मारा था, पूरे कपड़े उतार दिए थे। क्या कार्रवाई हुई बताइए आप? क्या प्रेस के लोग सुरक्षित हैं यूपी में? और अपना चुनाव जो लूटा है उसको छिपाने के लिए इन्होंने, सरकार ने जानबूझ करके किया है। हेलो, मेरी तमाम मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है और सर्वे टीम जो है वो बाकी जा रही है और बहुत खूबसूरती के साथ हमारा मतलब ये सर्वे हो गया है। आप किसी तरह की परेशानी मत हो, आप अपने अपने घर चले आओ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते। संभल में कल सुबह मस्जिद का सर्वे दोबारा हुआ। बताया जा रहा है कि प्रशासन जिस अनाउंसमेंट के बाद अचानक माहौल बिगड़ने का दावा करता है, उसका वीडियो भी संभल प्रशासन ने ही जारी किया है। इस वीडियो में दावा है कि जामा मस्जिद के सदर और वकील जफर अली ने अनाउंसमेंट किया था। जब वो मस्जिद हो गई और उन्होंने खामखा उसे हौज को खाली कराया, जबकि सर्वे कमिश्नर ने कहीं ये नहीं कहा कि साहब इसे खाली कराओ। डीएम साहब और एसपी साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, डंडा डाल के इसकी गहराई देख लो। उसके बावजूद भी वो कहीं कि नहीं खाली करिए, नहीं खाली। जब वो पानी चारों तरफ चला, क्योंकि अमूमन जो सिर्फ जुमे के दिन चलता है, खाली होती है, और जब वो कल चला तो पब्लिक के जहन में ये बात गई कि ये खुदाई चल रही है। वहां से लोग जो थे वो फिक्रमंद हो गए। प्रशासन पर ही हिंसा फैलाने के आरोप लगाने वाले शाही मस्जिद के सदर जफर अली को आज पुलिस ने इसी अनाउंसमेंट की वजह से हिरासत में ले लिया। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर ने संभल हिंसा की मजिस्ट्रियल जांच को भी हरी झंडी दे दी। वहीं अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से संभल हिंसा मामले पर मुलाकात की, क्योंकि संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। बर्क ने यूपी सरकार पर मुस्लिमों को परेशान करने का आरोप चस्पा कर दिया। देखिए, सिर्फ मेरा मसला नहीं है, वहाँ पर जो 5 मासूम लोगों की हत्या हुई है और कितने लोगों को इस साथ में जो इंजर्ड हैं दर्जनों के हिसाब से, और पुलिस ने फिर 800 के खिलाफ अननेम्ड और कई लोग धाराओं में नेम्ड जो मुकदमा दर्ज किया है, ये प्री प्लानिंग के तहत किया गया है। समाजवादी पार्टी जामा मस्जिद के दोबारा सर्वे को गैर जरूरी और प्रशासन की नाकामी बता रही है, तो बीजेपी कह रही है कि सर्वे तो कोर्ट के आदेश पर हुआ। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुंच गया वहां पे, और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो अब न्यायालय के आदेश पे अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो न्यायालय के आदेश का एक संपालना है, और उस पर कोई कानून व्यवस्था को चुनौती दे, पथराव हो प्रशासन पे, पुलिस पे, तो आत्मरक्षा के लिए करेगा। संभल में फिलहाल धीरे धीरे हालात पटरी पर लौट रहे हैं। आज कुछ जगह दुकानें खुली दिखी, लेकिन मस्जिद के आसपास वाले इलाके में आज भी दुकानों के शटर बंद दिखे। पुलिस का कहना है कि जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं आएंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक चीजें कंफर्म नहीं होंगी। आप ये देखिए, पूरे इलाके में यहाँ पर आपको शांति नजर आएगी। हर जगह अगर कुछ नजर आएगी तो पुलिस, पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंटरनेट बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है। संभल से हिमांशु मिश्रा और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक आपके साथ शुरुआत करते हुए आरोप लगाया जा रहा है कि बार बार कर, आपने सुना ही, रामगोपाल यादव कह रहे थे कि बार बार सर्वे के लिए वहां पर लाया जा रहा था और इसकी वजह से ऐसी परिस्थिति वहां पर लोगों की नाराजगी भड़की है। सवाल आपके प्रशासन पर, आपकी सरकार पर उठ रहा है, जवाब दीजिए। अंजना जी, रामगोपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव, यानी कि प्रोफेसर भी है वो, उन्होंने पीएचडी कर रखी है, और वो सवाल ये उठा रहे हैं कि प्रशासन बार बार सर्वे कर। अरे साहब, ये किसको भ्रम में फैला रहा है? ये कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर पर ये सर्वे हुआ, सभी पक्षों को नोटिस हुई, बाकायदे वहां पे मजिस्ट्रेट ने सबको बताया कि यहाँ पर सर्वे की कार्रवाई शुरू होगी। उसके बाद इस सर्वे का अभियान शुरू हुआ, सर्वे की टीम वहां पर पहुंची। उसके बाद जिन लोगों ने दंगे किए, जिन लोगों ने दंगे करने का प्रयास किया, जो लोग मुंह पे कपड़े बांध कर आए, जिन्होंने हथियार चलाए, जिन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस के लोग उसमें जख्मी हुए,
उनको बचाने के लिए क्यों अफवाह फैला रहे हैं, ये पूरा देश समझता है। क्यों? क्योंकि इनकी पार्टी के लोग सीधे तौर पर उसमें शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक के परिवार के लोग हैं, इन्होंने लोगों को भड़काया, गुमराह किया, जैसे प्रोफेसर साहब भड़का रहे थे, रामगोपाल जी भड़का रहे थे। लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि ये देश संविधान से चलेगा। बड़ी हैरानी की बात है अंजना जी, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हम संविधान बचाएंगे, और जब संविधान के दायरे में रहते हुए ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर करती है सर्वे का, तो ये वो लोग हैं जो पब्लिक को भड़काते हैं, जो खास समुदाय को इस बात के लिए प्रवोक करते हैं कि सड़क पर उतरो और मुंह पे कपड़े बांध कर उतरो, हाथ में हथियार लेकर उतरो, पुलिस पर गोलियां चलाओ। तो बहुत स्पष्ट है अंजना जी, ये देश मोदी जी, योगी जी इस देश में, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री हैं, ये देश संविधान से चले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा, किसी कुरान से नहीं चलेगा। ऑनरेबल कोर्ट अगर ऑर्डर करेगी, कोई भी न्यायालय अगर ऑर्डर करेगी, तो उसका 100% अनुपालन कराया जाएगा। कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, स्पष्ट हो चुका है कि क्रॉस फायरिंग जो आपस में उपद्रवियों ने की है, तमंचे से की है, उससे मौतें हुई हैं। पुलिस ने तो बहुत धैर्य का परिचय दिया, पुलिस ने बहुत साहस का परिचय दिया, लाठियां खाते रहे, पत्थर झेलते रहे, लगातार गोलियां खाते रहे, लेकिन टीयर गैस से ज्यादा कुछ नहीं चलाया। लाठियां थोड़ी बहुत भाजी, लाठियां थोड़ी बहुत चलाई, उसके अलावा पुलिस ने संयम नहीं खोया, और इसलिए संभल की पुलिस साधुवाद की पात्र है। और निश्चित तौर पर जो चेहरे आ रहे हैं, जो बहुत ही सीसीटीवी में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जिन्होंने हाथों में हथियार लिए, उन सब की शिनाख्त हो रही है। कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोई प्रयास करेगा, इसको कतई बख्शा नहीं जाएगा। अनुराग जी, अब आप समाजवादी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालिए। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मतलब संविधान के किस धारा के तहत इतने सारे लोग नकाब ओढ़कर, ये देखिए सब नकाब बांध कर आए थे, उनको पता था वो किस लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। चेहरा कब छिपाता है आदमी। पत्थर आप देखिए जो वहां पर पुलिस वालों के बीच में पड़ा हुआ है, और अगर पुलिस ये दावा कर रही है कि वहां पर 2 धारी चाकू उन्होंने पिछले दिन बरामद किया है, वहां 315 पुलिस इस्तेमाल करती है, 9mm पिस्टल, 315 बोर की गोली से जो लगी है उससे मौतें हुई हैं। तो फिर ऐसे में सवालों के कटघरे में जियाउर रहमान बर्क है, जो कि शफीकुर रहमान बेटे के पोते हैं, सांसद हैं आपके। सुहेल इकबाल को पर नामजद FIR दर्ज की गई है, जो कि इकबाल महमूद के बेटे हैं आपके, संभल से वो MLA हैं, और जामा मस्जिद के सदर जफर अली। सवाल बहुत गंभीर है, और ऐसे में आप मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा है। जो मैंने प्रश्न उठाया उसका जवाब जरूर दीजिएगा। बिल्कुल सवाल तो बहुत गंभीर है कि किस तरह से वहां पे इस तरह के लोग, नकाबपोश लोग आ गए और पुलिस को पता ही नहीं चला। पत्थर आप देख रहे हैं, जो पत्थर की संख्या है, इतने पत्थर इकट्ठे हो गए और पुलिस को पता ही नहीं चला। इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, पुलिस को पता ही नहीं चला। सर्वे हो गया था 19 तारीख को। 19 तारीख को अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बाकायदा प्रेस में बताया कि 19 तारीख को सर्वे हो गया था। वहां से प्रशासन से कह दिया था कि 2.5 घंटे के बाद सर्वे पूरा हो गया है। फिर 22 तारीख को भी लोग गए, वहां नमाज पढ़ी, कहीं कुछ नहीं हुआ। 24 तारीख को सुबह 6 बजे जाने के, जब 6:30-7 बजे जाते हैं, उसके बाद वहां पे भीड़ इकट्ठी होती है। बिल्कुल वहां पत्थर चले, वो साफ दिख रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, गोली किसने चलाई? गोली कहां से चल गई? 4 व्यक्ति की मौत होना, 4 युवाओं की मौत होना बहुत दुखद है। संभल की घटना बहुत चिंताजनक है। ये सब हम सब के लिए चिंता की बात है, और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। वहां शांति होनी चाहिए, इसकी मैं अपील करता हूं। लेकिन मैं साथ में प्रशासन से भी पूछता हूं कि भाई इस तरह की घटना बहराइच में हुई, तब भी आपको कुछ पता नहीं चला। संभल में भी घटना हो जाती है, आपको कुछ पता ही नहीं चलता है। उसके बाद आप कहते हो कि वहां बंदूक भी आई थी, देसी तमंचे भी आ गए, पता नहीं क्या क्या आ गया। तो आपका LIU डिपार्टमेंट क्या करता है, पुलिस प्रशासन क्या करता रहता है? मेरा तो सीधा सा सवाल है ना, इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और फिर आप कहते हो नहीं नहीं वहां पे हमने भीड़ कंट्रोल करने के लिए फिर वहां पे हमें इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ी। तो सवाल उठता है कि आप क्या चाहते हैं? उत्तर प्रदेश को शांति से रहने देना चाहते, नहीं रहना देना चाहते? फिर आप कहते हैं कि जो वहां के सांसद थे उनके भड़काने से हो गया। एक इनके अभी नेता कह रहे थे कि वहां सांसद को होना नहीं चाहिए था। पहली बात तो सांसद वहां था नहीं, फिर जब नहीं था तो कहते वहां क्यों नहीं था। कमाल की बात कर रहे हैं आप भी, दोनों तरफ चलना चाहते हैं। आप ये बताइए कि आपके शासनकाल में लगातार एक कानून व्यवस्था क्यों टूट रही है? जहां भी घटना होती है, जिस बेटी के साथ अन्याय होता है, जहां पे इस तरह का दंगे होते हैं, जहां पे इस तरह का उन्माद होता है, आप एक उसमें से वजह खोज के लाते हैं बेवजह। आप ये बताइए ना कि आपके बस में नहीं, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपकी पुलिस प्रशासन फेलियर हो जाता है। सुखदेव भगत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि सांसद हैं कांग्रेस के। अनुराग जी, एक बार हमारे रिपोर्टर वहां से जुड़े हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। सीधे लिए चलते हैं आपको। आशुतोष हमारे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं। आशुतोष,
जो 3-4 प्रश्न उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, चूंकि आप मौके पर मौजूद हैं, वहां की तस्वीर भी दिखाइए, बताइए भी और ये भी समझाइए कि क्या उस वक्त वहां पर जियाउर रहमान बर्क की मौजूदगी को लेकर जो प्रश्न उठ रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि पुलिस ने नामजद किया है सुहेल इकबाल, जो कि बेटे हैं इकबाल महमूद संभल से 7 बार के विधायक के, उसकी मौजूदगी पर। ये जो भूमिका जफर अली जामा मस्जिद के सदर की रही है, उस पर क्या पता चल रहा है? अचानक नकाब बांध के जो भीड़ आई थी वो किसने भेजी थी, क्या कुछ समझ में आ रहा है? पुलिस का कहना है कि देसी कट्टे से ये मौतें हुई हैं, 9mm पिस्टल से नहीं। शफीकुर रहमान नामजद हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी जरूरी नहीं है कानून के मुताबिक जांच में, क्योंकि आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी जिम्मेदार के पोते हैं वो अब नहीं जियाउर रहमान जी, हाँ। और अब उनकी जब जांच होगी तब ये पता चलेगा कि उनकी मौजूदगी कहाँ थी। जो विधायक हैं उनके बेटे, उन्होंने कहा मैं वहां मौजूद था, लेकिन मैं लोगों से अपील कर रहा था कि वो शांति बनाए रखें। मस्जिद से शांति की अपील हो रही थी। ये भी बताया जा रहा था कि दरअसल सर्वे का काम पूरा हो चुका है, अब टीम निकल रही है। ट्रांजिशन देखिए, जब तक सर्वे हो रहा था आसपास के गलियों में 25-50 लोग थे। सर्वे का काम पूरा होते होते वो 50 की भीड़ 2000 में बदल जाती है। जफर अली प्रशासनिक अधिकारी हैं और प्रमुख मुखिया हैं। उन्होंने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 चीजें कही। मैं वहां शांति की भी अपील कर रहा था, लेकिन जब मैं नीचे गया तो वहां मैंने डीआईजी, एसपी, डीएम को बात करते सुना गोली चलाने के आदेश को लेकर के। तब मैंने लोगों से कहा यहां गोली चल सकती है और आप लोग यहां से बिखर जाएं। यानी वो वो भाषा क्या रही होगी, किस भाषा में बोला, क्या वो अफवाह फैलाने के लिए था? दूसरी बात, वहां पर एक अफवाह फैली कि वजू खाने से पानी जो खाली किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, तो ये अफवाह फैली कि अंदर तोड़ने की कोशिश हो रही है, जिसके साथ जो है यानी वो अफवाह ने एक बड़ा काम किया जिससे भीड़ वहां इकट्ठी हो गई। ये कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसके चलते माना जा रहा है कि घटनाक्रम हुए। अब जांच पड़ताल में जो सांसद हैं, विधायक नेता हैं, उनको हाल फिलहाल में 19 नवंबर के बाद नोटिस दिए गए थे कि आपके कुछ बयानों के जो उन्होंने बयान दिए थे, क्या वो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं, वो जांच हो रही है। सबसे बड़ी बात नकाब पोष के, नकाब पहन के भीड़ बिना किसी मकसद के नहीं आती है। अगर जब तक मकसद ना हो तब तक वहां लोग नहीं पहुंचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज प्रशासनिक लापरवाही की। आज इंटरनेट बंद है, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, 3000 पुलिसकर्मी हैं, कल कहां थे? अगर सर्वे हो रहा था, अंदर टीम मौजूद थी, उन्होंने मस्जिद के अंदर टीम तैयार की थी कि भीड़ किसी तरह के लोग अंदर ना आए ताकि सर्वे टीम को नुकसान ना हो। क्या ये अंदेशा नहीं था कि कुछ ऐसा हो सकता है? एहतियात की इस सर्वे में। लेकिन आशुतोष, न सिर्फ कोर्ट की तरफ से जो अपॉइंटेड लोग थे, उनकी पूरी लिस्ट है हम लोगों के पास, वो लिस्ट भी हमें दिखानी चाहिए। हरिशंकर जैन थे, उसमें उनके बेटे विष्णु जैन भी थे, बल्कि इंतजामिया कमेटी के लोग भी थे और सबकी मतलब हामी के साथ ये सर्वे किया जा रहा था। और ये सबसे बड़ी बात तो जफर अली पर ही प्रश्न उठता है। उसने खुद सब कुछ वहां पर प्रॉमिस किया कि नहीं ठीक से हो जाएगा, और उसके बाद अचानक भीड़ आ गई और अब वो कह रहा है वजू खाने के पानी की वजह से अफवाह फैली। तो ये इंतजामिया कमेटी के लोग तो मौजूद थे अंदर जब सर्वे हो रहा था, तीनों बार। उस इंतजामिया कमेटी के जो मुखिया हैं जफर अली, वो खुद वहां मौजूद थे और वही वो हमें बता रहे थे कि हम तो बार से ऐलान कर रहे थे कि शांति बनाए रखें, सब कुछ पूरा हो गया, लेकिन फिर वो अफवाह फैली कैसे? खुद जफर अली ने कहा कि मैंने इस बात में लोगों को कहा कि यहाँ गोली चल सकती है, चले जाएं। अब वो गोली चल सकती है, असल सवाल पर आते हैं आशुतोष। उससे अफवाह तो नहीं फैली, उससे भीड़ तो उग्र नहीं हो गई थी। नहीं जी, भीड़ का उग्र होना और नकाबपोश लोगों का पहुंचना बहुत अलग चीज होती है। और इसीलिए हम बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर इसका किससे कनेक्शन है? आखिर क्या किसी ने उकसाकर जानबूझकर वहां पर उत्पात मचाने के लिए इतने लोग वहां पर पहुंचे, भेजे गए? साजिश है कोई? आपको क्या लग रहा है प्राइमा फसाए, अगर इतने लोग नकाब बांधकर पत्थरों के साथ आते हैं? आसपास इतने पत्थर या ईंट के टुकड़े तो नहीं थे जिसका इस्तेमाल हो सकता था। स्थानीय लोगों की दुकानें के पास हमला हुआ है, उन्हीं की अपनी गाड़ियां जली हैं, तो वो कम से कम एकदम उस गली मोहल्ले के लोग तो नहीं थे। और नकाब हमेशा किसी मकसद के साथ ही होता है, बिना मकसद नकाब नहीं होता। अचानक इतने पत्थर आ जाना, मस्जिद की अपनी जो बाउंड्री है उसके ऊपर, मस्जिद के प्रांगण पे पत्थर फेंके गए हैं, तो आप समझिए कि लोकल आदमी ऐसा नहीं करता। वहां के अपने लोग कहने वाले, हम जब छत पर डर के मारे गए, लोगों को देखा, पहचान के लोग ज्यादा नहीं थे।
ज्यादातर लोग चेहरे ढके हुए थे, दूर के थे, पता नहीं कहां से आए थे, क्या वो 10, 15, 12 किलोमीटर दूर से आए थे। तो हाँ, ये जरूर है, जो भी लोग थे उनका मकसद एकदम साफ था, चेहरे पर नकाब था, हाथों में पत्थर थे, ईंट के टुकड़े थे, जिसके निशान आज भी वहां ताजा हैं। अब बताइए, जल्दी से दिखा दीजिए हमारे साथ जो सांसद जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं, हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सबसे बड़ा प्रश्न इसी बात को लेकर उठ रहा है। अच्छा, पूरी कर लीजिए, बात पूरी नहीं हुई, पूरी कर लीजिए। और आशुतोष जो बता रहा है उस पर एक देखिए आराम से जिम्मेदार जवाब दीजिएगा, क्योंकि अचानक नकाबपोश लोगों का पहुंचना बहुत मतलब ये दिखा रहा है किसी ने साजिश रची है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। आशुतोष जी ने बिल्कुल सही कहा कि आज 3000 पुलिस वाले हैं। जब सर्वे हो रहा था तो ये क्यों नहीं इस पे एश्योर किया गया, जहां सर्वे है, जहां मस्जिद है, उसकी गलियों में उसकी छत पे पत्थर हैं कि नहीं है, और अगर पत्थर थे तो उस समय पुलिस ने क्यों नहीं पकड़े? इतने ट्रक के ट्रक पत्थर कहां से आ गए? जब कह रहे थे सर्वे हो रहा तो भीड़ नहीं थी, अचानक भीड़ कहां से आ गई? नकाबपोश वाले कहां से आ गए? सवाल तो यही है। नीचे कीजिए, आशुतोष को ठीक से नहीं सुना। आशुतोष ने ये बताया कि वहां पर जो दुकानें थी या घर थे उनके पत्थर नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की गाड़ियां वहां जला दी गई हैं, वहां पर लाया गया। हाँ, ये बताया बिल्कुल। फिर ये पत्थर कहां? तो यही तो मेरा सवाल है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? सर्वे होने के पहले तो जिम्मेदारी होती है पुलिस प्रशासन की। जल्दी से जवाब दे दीजिए इसका, मुझे जाना है सांसद साहब के पास, जल्दी से। चलो, और आशुतोष कहीं भी कोई, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद, आवाज नीचे कीजिए, ग्राउंड जीरो वहां पर आप मौजूद हैं। किसी की बात में अगर आपको लगता है आशुतोष की आप कुछ ऐड कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन या कोई प्रश्न है तो आप इशारा कीजिएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगी। शलभ मणि जी जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे सांसद जी के पास जाना है। तो देखिए, साजिश तो खुलने लगी है। अनुराग भदौरिया जी ने कहा कि इसने साजिश की, आपके ग्राउंड जीरो पे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने बताया, तो साजिश तो खुलने लगी है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जो वहां पे जामा मस्जिद के जो सदर हैं, जिस प्रकार का उन्होंने बयान दिया, आज भी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जिस प्रकार से बोल रहे हैं, ये बहुत सुनियोजित तरीके से पूरे प्रदेश को, और संभल में, मुरादाबाद में जो लोग कम संख्या में हैं, यानी हिंदू वहां पे अल्पसंख्यक की स्थिति में है, उनको टारगेट करने की पूरी तैयारी थी। लेकिन पुलिस ने बहुत सतर्कता से, बहुत हिम्मत से, प्रशासन ने बहुत हिम्मत से इस पूरी घटना को टाला। जिस प्रकार से फायरिंग की गई भीड़ की तरफ से, यह अचानक थोड़ा हो सकता। और मैं तो आपके टीवी पे एक बयान सुन रहा था अंजना जी, जिसमें एक व्यक्ति कह रहे हैं कि मेरा बेटा तो दूध लेने गया था और तेल लेने गया था, क्योंकि कर्फ्यू लगने वाला था। यहाँ पे इस बात का था कि कर्फ्यू लगेगा, इसलिए हम सामान स्टोर कर रहे थे। ये किसकी तैयारी थी? किसके मन में था? किसके जहन में था कि नहीं कर्फ्यू लगेगा? ये कौन भड़का रहा था? कौन वहां पर इस प्रकार की चीजें कर रहा था कि भाई पुलिस पर हमला करो? और पुलिस के लोग क्या गोली खाने के लिए क्या? ये समाजवादी पार्टी की सरकार में चलेगा कि जवाहर बाग की घटना होगी और वहां पर डिप्टी एसपी और एक थाना प्रभारी मार दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, देश में मोदी जी की सरकार है। शलभ मणि जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौट रही हूँ। एक बार जल्दी से कांग्रेस पार्टी से जो सांसद हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी दिखा दीजिए। और देखिए सुखदेव जी, वो बार बार इशारा कर रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाका है। 2011 के सेंसस के अनुसार अगर आप देखिएगा तो लगभग 47.29% वहां पर हिंदू है, तो वहीं मुस्लिम जनसंख्या वहां पर लगभग 5.25 लाख से 5.18 लाख है, यानी 52.17% है। मुस्लिम बहुल ये जगह है। अब मेरा प्रश्न आपसे है, ये प्राइमा फसाई तो दिख ही रहा है कि एक बार सर्वे हुआ, दूसरे दिन हुआ, ऐसे वक्त पर परिस्थितियां सामान्य रही, लेकिन तीसरी बार के लिए जिस तरह की इंटेलिजेंस के लेवल पर तैयारी होनी चाहिए थी सांसद जी, वो नहीं है। क्योंकि अगर इस तरह की आशंका को वो लेकर चलते तो तैयारी इधर से भी अच्छी रहती। लेकिन इसी के साथ सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि साजिश किसने रची? क्योंकि इतने लोग नकाबपोश एक मकसद से आए थे वहां, हथियारों से लैस। लोकसभा क्या है उसमें? 50-60 हजार वोट है बस। अंजना जी, मैं पूरी चीजों को, जी सुखदेव जी बोलिए। क्या बीच में? अंजना जी, मैं पूरी बात को मैं लगातार मैं पूरी चीजों को देख रहा था। यहाँ क्या है कि अपनी बातों को रखने का निर्णय पहले सुना दिए जा रहे हैं। मैं बहुत बेबाकी से इस बात को कह रहा हूं। ये पूरी की पूरी घटना, जैसा कि अनुराग जी ने भी कहा है, ये पूरी प्रशासनिक मशीनरी का ये असफलता है। और ये एक दिन की बात नहीं है। ये हमारे योगी जी ने क्या शब्द उन्होंने प्रयोग किया? बटोगे तो कटोगे। कोई कब्रिस्तान की बात करेगा, कोई शमशान की बात करेगा। तो पूरे माहौल, जब से मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने केवल हिंदू मुस्लिम, उनका एजेंडा यही रहा है
केवल फैनेटिज्म उनका एजेंडा रहा है। उसी का ये नतीजा दुष्परिणाम सामने आया है। मैं डिप्टी कलेक्टर था, मैं जानता हूं कोई भी प्रशासन और संवेदनशील मुद्दा है। अगर आप सर्वे 19 तारीख को सर्वे आया, अगर इस सर्वे की बातें आई है, आप आरोप लगा रहे हो, लेकिन आपके प्रशासनिक तैयारियां क्या रही है? आपको क्या एंटीसिपेशन में आपने क्यों नहीं, पुलिस बल इतने क्यों नहीं तैनात किए गए? आप बार बार ये कह रहे कि नकाब कैसे है? अरे आप तो वहां पर एग्जामिनर भी खुद हो, स्टूडेंट भी खुद हो, आप ये खुद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आप दे रहे हो। सबसे पहले तो एसपी और डीसी वहां पर जो भी हो, डीएम है, सबसे पहले उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इतने संवेदनशील मुद्दा को आपने टैकल नहीं किया, आप असक्षम हो। और जब से मैं कहता हूं बहराइच की घटना भी वही आप देख लो। कहने का मतलब यह है, जब प्रधानमंत्री जी कब्रिस्तान, पाकिस्तान, मंगलसूत्र, गाय गोबर की बात करेंगे तो इस प्रकार की चीजें आएंगी। और सबसे मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि कटेंगे बटेंगे, ये आपके शब्द है, योगी जी के शब्द है। शलभ जी कम से कम ये तो समझ लीजिए, संभल में संयम बरतना चाहिए, आपने संयम नहीं बरता। और सूर्य खबर इस वक्त आ रही है, मैं आ रही हूं एक सेकंड। संभल मस्जिद के सदर जफर अली का ही ये बयान है और जफर अली ने कहा कि सर्वे कोर्ट के आदेश के अनुसार ही हुआ है। कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर सर्वे करने के लिए कहा था। कोर्ट कमिश्नर के घर शादी थी, इसलिए उन्होंने सर्वे तुरंत करवा लिया। ये बयान 19 नवंबर का है और खुद ही वो सर्वे में सिर्फ मस्जिद की फोटोग्राफी हुई। 19 नवंबर को जफर अली ने ये बयान दिया था। जल्दी से आपको सुना देते हैं। जिस तरीके से आदेश जारी हुआ था, किस तरीके से मानते हैं कोर्ट ने जो आदेश दिया, आज ही दावा हुआ और आज ही सर्वे का आदेश हुआ? नहीं, देखिए, कोर्ट ने जो सर्वे का आदेश दिया था वो विदिन 7 डेज के लिए दिया था, लेकिन चूंकि वकील कमिश्नर जो हैं उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि उनकी बेटी की लगन आ रही है, इस वजह से वो अभी आ गए। इसके पीछे और कोई बात नहीं। कितने लोग मौजूद रहे थे मतलब कोर्ट में? तो उनके एक वादी थे और एक कोर्ट कमिश्नर थे, डीएम साहब थे, एसडीएम साहब और एसपी साहब थे और हम सब लोग कमेटी के हम 4-5 लोग थे। क्या रहा सर्वे में? जो सर्वे में उन्होंने पूरी जामा मस्जिद के फोटोग्राफी की है, यही सर्वे था उनका, उन्होंने कर ली, वो कंप्लीट कर ली, छानबीन करनी थी उन्होंने कर ली। नागर साहब, आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, 4 लोगों की मौत हो जाए तो जाहिर तौर पर सारे के सारे इल्जाम प्रशासन के दरवाजे पर ही पहुंचेंगे। जो परिस्थितियां हैं वो बहुत सारे प्रश्न खड़े कर रही हैं, लेकिन ये भी दिख रहा है कि एक प्लान्ड वहां पर भीड़ आई थी, नकाबपोश भीड़ हथियारों के साथ। देखिए अंजना जी, पहली बात तो हम ये मानते हैं कि हम सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हैं और जहां तक मुसलमानों की बात है, हमें मीरापुर में मुसलमानों ने भी काफी बड़ी मात्रा में वोट दिया है। इस पूरी घटना में पहले तो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा है, लोकतंत्र प्रजातंत्र में जो एक न्यायिक प्रणाली है, उसमें किसी को हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर वहां सर्वे हो रहा है और सर्वे करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर हजारों लोग बहुत बड़ी मात्रा में चारों तरफ से बहुत मुशक्कत से इतने पत्थर इकट्ठे करके और इतने तमंचे जो कहते हो, जो कट्टे होते हैं, जो राइफल को या बंदूक को काट करके जो छोटा वेपन रह जाता है उसमें जो हथियार चलाते हैं, जो कट्टा कहते हैं जिसे, वो कट्टे लिए हुए मौजूद थे वहां। तो ऐसी स्थिति में कौन लोग हैं जो इसको भड़काना चाहते हैं? क्या ऐसा तो नहीं कुंदरखी हारे, मीरापुर हारे और कुंदरखी में इन्हीं दोनों लोगों की वजह से जिनके नामजद हुए सांसदीय विधायक, ये सोच करके कि भाई इन्हीं का क्या वर्चस्व रहेगा, मुस्लिम लोगों ने वहां वोट एनडीए को या बीजेपी को दब के दिया। उन मुस्लिम लोगों को, जो जागरूक लोग हैं पूरे देश के ज्यादातर, उन सबको पता है कि 1947 में मुसलमानों की स्थिति क्या थी और कांग्रेस के शासन काल में, कांग्रेस जब सत्ता में रही, उनकी क्या स्थिति हो गई। और मोदी जी जब 2014 से अब 24 तक मुसलमानों की तो अच्छी तरक्की हुई है और कुंदरखी में मुसलमानों ने वोट दी और हमें भी मीरापुर में वोट दी। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ डर बैठ गया हो इनके दिमाग में और कुछ एक रणनीति के तहत अपनी राजनीति को, और उधर फिर हरियाणा में हारे, उधर फिर महाराष्ट्र में हारे और एक रणनीति के तहत कुछ भड़का करके कुछ दंगा कराना चाहते हैं जिससे इन लोगों की राजनीति चलती रहे। मेरे हिसाब से किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में किसी को भी हक नहीं है कि जो निर्दोष लोग हैं, जो किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के हैं, उनकी हत्याएं हो जाए। उनके घर वालों से जाके पूछो उन पे क्या बीत रही है। और जहां तक बात है, अपने आप उकसाओ, अपने आप झगड़ा कराओ, डाल दो प्रशासन पे। और भाई जब अब रिपोर्ट आ रही है किस तमंचे से गोली चली, किस रिवॉल्वर से चली, किस पिस्टल से चली, फोर्स के पास कौन सी पिस्टल है, 9mm किसे कोई भी रिकॉर्ड में नहीं आई, 315 जो जर्नली कट्टे देसी तमंचे बिकते हैं उसका रिकॉर्ड में आया। तो अंजना जी, इसकी जांच हो रही है और पूरी कार्रवाई होके
जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी और जो निर्दोष हैं, चाहे वो मुसलमान ही हैं, उनकी बातों को हम अच्छे ढंग से रखेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल सेकुलर लोग हैं और सब जाति धर्म के लोगों में विश्वास रखते हैं। और हमारे नेता, हमारे साथ चौधरी चरण सिंह चौधरी, अजीत सिंह चौधरी, जैन जी, सब जाति धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं, सबके साथ न्याय हो ये करते हैं। अब 2-3 बातें हैं जिस पर मैं, एक सेकंड आप रुक जाइए शलभ मणि जी। अंजना जी, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव जी कि जब उनके सांसद वहां थे ही नहीं तो आप उनको एफआईआर में नामजद कैसे कर सकते हैं। वो कह रहे हैं वो बेंगलुरु में थे, वो वहां पर थे ही नहीं। ऐसे में उकसाने का आरोप उन पर क्यों लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ एक बात तो साफ दिख रही है, ये जफर अली जो सदर है, ये पहले कहते हैं कि संडे को हमें नोटिस मिला, और ये 19 नवंबर का उनका बयान है जिसमें वो खुद ही कह रहे हैं कि सर्वे की हमें जानकारी थी, हम लोग वहां पर इंतजामिया कमेटी के लोग के तौर पर, वो खुद सदर है जामा मस्जिद के, वो मौजूद थे। तो इनका झूठ तो हमने आपके सामने पोल खोल दी, लेकिन इस आरोप का जवाब क्या है कि जियाउर रहमान बर्क उस दिन बेंगलुरु में थे, ये तो फिर उन पर यहाँ पर संभल में लोगों को भड़काने का आरोप कैसे लग सकता है। अंजना जी, आपके दूसरे सवाल में ही पहले सवाल का जवाब छुपा हुआ है। जो जफर साहब हैं, पहले वो कहते हैं कि नहीं साहब बड़ा गड़बड़ हुआ, ये तो गलत तरीके से सर्वे हुआ, और अब आपने उनका बयान दिखाया कि उन्होंने कहा कि सर्वे बहुत सामान्य तरीके से हुआ, सभी लोग उसमें शामिल थे। तो अगर सर्वे सामान्य तरीके से हुआ, सब कुछ बेहतर था, तो जफर साहब ने बाद में भड़काऊ बयान क्यों दिया। और दूसरा आपका जो पहला सवाल है, बर्क साहब क्यों बेंगलुरु में थे, इसकी भी तफ्तीश करनी थी, और तफ्तीश करने वाले लोग कर रहे हैं कि उस दिन बर्क साहब क्यों बेंगलुरु में थे, उसके पहले उन्होंने क्या क्या बयान दिए, उसके पहले किन किन लोगों से बात किया, व्हाट्सएप पे क्या क्या भेजा, उसके पहले के उनके बयान देख लीजिए, सारी चीजें स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अभी मैं सांसद जी को सुन रहा था कांग्रेस पार्टी के, तो सांसद जी, हमारी पार्टी या इस देश का कोई भी राष्ट्रभक्त आतंकवादियों के मरने पर रोता नहीं सोनिया गांधी जी की तरह, जिस तरह सोनिया गांधी जी बाटला एनकाउंटर के बाद फूट फूट कर रो रही थी उन आतंकवादियों के लिए। ये राष्ट्रवादी रोते नहीं, खुश होते हैं। ये आपका चरित्र है कि आप हमेशा हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं, आपने दंगे कराए हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर कोई कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान का माखौल उड़ाएगा, तो हम संविधान लागू करेंगे, क्योंकि ये पुनः कहता हूं, ये देश कुरान से नहीं चलेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा। अगर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है सर्वे होगा तो सर्वे होगा, उसको संख्या के बल पर नहीं रोक पाएंगे, उसको तमंचे के बल पर नहीं रोक पाएंगे। और आपकी पार्टी तो वो है जो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आपने दंगे भड़कवाए। आपके नेता प्रियंका वाड्रा गई, आपके नेता राहुल गांधी गए, और जाके आप लोगों ने कहा कि जिनको पुलिस ने कार्रवाई में गिरफ्तार किया है उनके मुकदमे हम लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी दंगाइयों के मुकदमे लड़ती है, समाजवादी पार्टी आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेकर उनको छोड़ देती है, जो अयोध्या पर हमला करते हैं, जो काशी पर हमला करते हैं। ये चरित्र है आपका, आप आतंकवादियों और दंगाइयों के मुकदमे लड़ने की होड़ लगाते हैं आपस में, और उसके बाद हमें कानून का पाठ समझाते हैं। पुलिस के लोगों की प्रशंसा करिए संभल में, प्रशासन के लोग की आप प्रशंसा करिए कि जो गोली खाते रहे लेकिन गोली नहीं चलाई, उन्होंने केवल आंसू गैस के गोले दागे, उन्होंने कुछ लाठियां दागी, लेकिन अगर क्रॉस फायरिंग में तमंचे चलाओगे एक दूसरे पर, अवैध असलहे चलाओगे, तो अवैध असलहे में अगर आप मारे गए हैं तो पुलिस पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। आज तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आपका झूठ साफ हो गया। और इसलिए मैं कहता हूं कि संभल का प्रशासन, मुरादाबाद का प्रशासन बधाई का पात्र है। इतनी बड़ी साजिश का उन्होंने पर्दाफाश किया तो उसको बढ़ने नहीं दिया, और वहां पर जिनको आप, अरे सुन लो भैया अनुराग जी, आतंकवादियों के छोड़ दो, आतंकवादियों के मरने पर रोया मत करो, पहले बीच में टोकिए मत। संभल का प्रशासन, मुरादाबाद का प्रशासन बधाई का पात्र है। जिस प्रकार की साजिश थी, जिस प्रकार की कोशिश थी, पूरे उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने का प्रयास था, संभल में खास कम्युनिटी को टारगेट करने का प्रयास था, लेकिन उस प्रयास को हमने सफल नहीं होने दिया, प्रशासन ने सफल नहीं होने दिया, और इसलिए प्रशासन बधाई का पात्र। नहीं, इसमें बधाई की तो कोई बात नहीं है। जो स्थिति पैदा हुई है ना शलभ मणि जी, वो बधाई की कोई पात्र नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि साजिश साफ दिखाई दे रही है। लेकिन जियाउर रहमान बर्क को, अनुराग जी, पुलिस ने पहले ही वहां पर 5 दिन पहले उनके भड़काऊ मीडिया पोस्ट के लिए, जिसमें वो सर्वे के खिलाफ थे, उसके लिए उनको नोटिस दिया था। एक सांसद जो चुना हुआ व्यक्ति है, जिसके पास ताकत है संविधान के तहत, जो इस देश की संसद में बैठता है, वो कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ लोगों को कैसे भड़का सकता है धर्म के आधार पर। ये थोड़ा ना बीजेपी का ऑर्डर था, ये कोर्ट का ऑर्डर था। लेकिन अंजना जी, आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि 4 कौन लोग हैं कि माँ जिनके घर के बच्चे गए ना, उनकी माँ से पूछो जाके, उनकी छाती फट रही होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बधाई देने में लगी है। इससे बड़ा अफसोस की बात नहीं होगी। कितना कलेजा उनका टूट रहा होगा, कैसे उनके घर में गुजर रहा होगा, किस दौर से गुजर रहे होंगे, ये दर्द नहीं समझ पा रहे, बधाई दे रहे हैं। कमाल है, तमंचे आ गए वहां पे,
वहां पे पत्थर आ गए और आपका पुलिस प्रशासन कुछ कर ही नहीं पाया और आप बधाई दे रहे हो। और नहीं, नामजद किसका कर रहे हो? जो सांसद वहां है ही नहीं, जो बेंगलोर में है, उसका नामजद दे रहे हो। अरे भाई, जिम्मेदारी आप लेने से क्यों घबराते हो? आप जब चुनाव को तर्कीन हो रहा था तब तो आपने बैरिकेटिंग लगा दी थी, दूर दूर तक लोग नहीं आ पा रहे थे, वहां लोग इकट्ठे नहीं हो पाए। लेकिन जब यहाँ पे सर्वे हो रहा था तो आप इंतजाम क्यों नहीं कर पाए? क्यों आप बैरिकेटिंग नहीं कर पाए? क्यों आपने वहां पे? आप जानते हैं किस तरह की जिम्मेदारी एक सांसद की होती है। ऐसे में मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या सोशल मीडिया पोस्ट पर कोर्ट के एक ऑर्डर के खिलाफ लिखना चाहिए ज़ियाउर रहमान बर को? क्योंकि पुलिस का यही दावा है, डीएम का दावा है कि उन्होंने नोटिस दिया था सोशल मीडिया पोस्ट पर जब वो कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ बोल रहे थे। अब कोर्ट कहेगा सर्वे कराने, तो क्या करेगा डीएमएसपी? सुखदेव जी। मैं स्पष्ट कर दूं, हम लोग निश्चित रूप से कानून या फिर न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, लेकिन मैं स्मरण थोड़ा दिला रहा हूं हमारे विशेषकर सलभ जी से, जो संवैधानिक पद की आपने बात की, जिस सांसद की आपने बात की, मैं क्या योगी नाथ जी या सीएम है वो संवैधानिक पद पे नहीं है? कटो के बटो उन्होंने नहीं कहा, 80-20 उन्होंने नहीं कहा। इस तरह की बातें मैंने कहा कि पूरी की पूरी पृष्ठभूमि आपके द्वारा कराई जा रही है। और जातीय हिंसा, आपने मणिपुर जो देखा ना, मणिपुर या इसको यूपी को भी अब मणिपुर बनाना चाहते हो, लज्जा तो आपको आनी चाहिए। और जिस गांधी परिवार की बात ने की है आपने, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बात की, मैं आ रहा हूं, इसी सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री का पद त्यागा है। हमारे लिए महत्वपूर्ण देश है, हमारे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए महत्वपूर्ण आपका सत्ता है, इसलिए इस प्रकार की बातें आप हमेशा करते हैं। और मैं स्पष्ट कर रहा हूं, मैं सर्वे की बात या न्यायिक प्रक्रिया की बात नहीं कर रहा हूं। हम अक्षम है, योगी नाथ जी के पूरी प्रशासनिक मैशनरी अक्षम है। डीएम और वो उनके स्पेशल एजेंसी क्या कर रही थी, स्पेशल ब्रांच क्या कर रही थी? क्यों नहीं इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दे में आपने पूरे चीजें जो है आपको रहनी चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मैं आपको स्पष्ट कर दूं सलभ जी, मैं डिप्टी कलेक्टर था, कैसे प्रशासन चला जाता मैं इसे जानता था, लेकिन आप अक्षम हो। मैंने कहा सबसे पहले डीएम और वहां के उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद बातें आनी चाहिए। लेकिन जो आरोप आप लगा रहे हैं, सांसद जी एक बार जल्दी से सुना लेते हैं, एक बार जल्दी से सुन लीजिए इस नोटिस के बाद। मैं लौट रही हूँ सर, मैं लौट रही हूँ, तुरंत लौट रही हूँ। स्थितियां पूर्ण रूप से सामान्य हैं और कोई समस्या नहीं है। रात को 2:30 बजे भी हमारे द्वारा गश्त की गई थी, पूरी टीम ऑन ग्राउंड है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या अभी नहीं है। हमारे यहाँ जो डीआईओ हैं उनके माध्यम से कुछ फुटेज भी जारी किए गए, जो यहाँ के जो मानिंद लोग थे उनके माध्यम से दिए गए। कुछ ड्रोन की फोटोग्राफी है और कुछ कैमरा की फोटोग्राफी जो हमारे द्वारा ली गई थी वो भी जारी किए गए थे। उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में हैं जो बलवाई हैं, दंगाई हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और 100% लोगों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने बलवा कराने का प्रयास किया। तकरीबन 2500 के लगभग लोगों के ऊपर है अभियोग पंजीकृत हुआ है। सभी लोगों की सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और सबको जेल भेजा जाएगा। और रहमान के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। हाँ, एक हमारे चौकी प्रभारी द्वारा इस नाम से, जिस नाम से आप बता रहे हैं उस नाम से मुकदमा दर्ज किया गया है। बीएनएस 168 के तहत BNS 168 के तहत पहले नोटिस दिया गया था, अब उसके बाद में कार्रवाई की गई है। तो पहले नोटिस दिया गया था, यहाँ पर बात आती है, आप तो खुद संसद में रह चुके हैं, क्या इस तरह का सोशल मीडिया पोस्ट या इस तरह की बात लिखनी चाहिए? उन्होंने कहा है कि नोटिस पहले दिया गया था उनको सर्वे के पहले। देखिए अंजना जी, अगर कोर्ट का ऑर्डर है और उसके खिलाफ कोई भी बगैर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को अडॉप्ट करे, बगैर या कोर्ट का अगले कोर्ट अपेक्स कोर्ट का जो है बगैर ऑर्डर लिए हुए कोई भी मूवमेंट करता है तो 100% वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को लागू कर रहा है। और उसको इस बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा जो संविधान लिखा है, कोई हक नहीं है इस तरह का काम करने का। केवल सस्ती लोकप्रियता या अपने आप को फेलियरिटी की तरफ बढ़ते हुए या हर जगह चुनाव को हारते हुए बचने का एक तरीका ढूंढते हैं। और जो साधारण लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो गरीब और बिल्कुल एकदम अच्छी सोच के लोग होते हैं, उनको बलि का बकरा बना देते हैं। यही है मेन पॉइंट, मेन पॉइंट है। सिर्फ 20-20 सेकंड में सबको दूंगी, 20-20 सेकंड। सुखदेव जी बोलने, फिर आ रही हूं अनुराग जी। सुखदेव जी सिर्फ 20 सेकंड है सर, जल्दी से 2 लाइन, फिर आ रही हूं शलभमणि जी। मैं मलूक जी ने बार बार मलूक जी बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। हम तो संविधान के रक्षक हैं, हम लोग तो लगातार उनकी बातों कर रहे हैं, लेकिन मैं बार बार इस बात को आपका पुनः स्मरण दिला रहा हूं। हमारा जो
न्यायिक जो प्रक्रिया उस पर व्यवधान डाले कोई मंशा नहीं है। हमने कहा कि प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह फेल हो चुकी थी और उनके द्वारा मैंने उनके क्या सूचना तंत्र थे, उनके सूचना तंत्र फेल है, जिनके बारे में भदौरिया जी ने यहाँ पे जल्दी से देखिए कांग्रेस के जो सांसद है वो कम से कम बाबा साहब के संविधान की बात ना करें, बाबा साहब के खिलाफ रहे, बाबा साहब के खिलाफ उनके शिष्य को चुनाव लड़ा के बहस हो जाएगी जिसमें हम चले जाए। अनुराग जी आए बाएं साएं बोल रहे हैं, 2 लाइन सिर्फ। देखिए नागर जी एक बात सुन लीजिए, तुम्हारे हृदय की भूमि पर मानवता की फसल किसी ने ना बोई, और जो बोया वो मनुष्यता का जलता मशान था। उन्माद भीड़ में मरता व्यक्ति तुम्हारी दरिंदगी का पहचान था। जो पैदा हुए वो ना बन सके जो बनना। चलमनी जी जल्दी से जवाब। देखिए सपा और कांग्रेस के लोग बांग्लादेश बनाने का प्रयास करते हैं, सपा और कांग्रेस के लोग बांग्लादेश बनाने का प्रयास करते हैं। इस सपने को पूरा नहीं होने देंगे मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी। लेकिन शलभ जी फिर अपनी पुलिस को ये समझाइए कि आप लोगों को जब इतना कुछ पता है तो बहराइच हो, संभल हो, परिस्थितियां संभाल कर रखनी पड़ेंगी।